हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आंचल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे ऑनलाइन चैनल प्रो सेंट्रिक क्लासेस बाय आंचल में। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया था पॉलिटी का सेशन, जिसमें हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, हिस्ट्री ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें जो है हम लोगों ने उसका रिविजन भी कर लिया है। ये जो हमारा टॉपिक था, हिस्ट्री टॉपिक जो था हमारा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हम लोगों ने टोटल 3 लेसन्स कंप्लीट किए, जिसका मैंने अलग से एक रिवीजन लेसन भी बनाया है। और ये आज मेरा जो है उस सीरीज में 4th लेसन है, जिसमें हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस, अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, उसमें कितने मेंबर्स थे, उसके इलेक्शंस कैसे हुए थे, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग देखिए कि जो पॉलिटी है, मैंने आप लोगों को बताया है अप्रॉक्स 16 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं। आज के टॉपिक में आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग जो है अपने साथ पेन और पेपर लेके बैठिए, क्योंकि इसमें जो है ज्यादा फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, जो अगर आप लोग पॉइंट नोट डाउन करते जाएंगे तो आप लोग उसको दिन में या रात को रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को मदद मिलेगी। चलिए, सबसे पहले देखिए 1934 में, ये हम लोगों का है टाइमलाइन ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ 1934 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। इसका आइडिया किसने पुट फॉरवर्ड किया था? एम एन रॉय ने। उनका नाम, वो जो है वो पाइनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया भी उनको बोला जाता है। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली डिमांड किया था कि हमारी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। इसके बाद 1935 के बाद आता है आपका 1938। Jawaharlal Nehru, on behalf of Indian National Congress, declared that Constitution of India must be framed by Constituent Assembly elected on the basis of adult franchise। इसका मतलब ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, जिनको हमारे कंट्री में एडल्ट फ्रेंचाइजी के तरीके से उसका इलेक्शन होना चाहिए, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे देश का संविधान बनाएगी। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की जो डिमांड है, उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट किया था 1940 में। 1942 में सर क्रिप्स आए थे, वो जो थे ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे। वो एक ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ आए थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कैसा वाला इंडिया में अडॉप्ट करना चाहिए, बट वो मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बननी चाहिए। ठीक है, फाइनली जो है कैबिनेट मिशन इंडिया में भेजा गया था, जिन्होंने 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात को तो रिजेक्ट किया था, लेकिन एक ऐसा स्कीम पुट फॉरवर्ड किया था जिससे मुस्लिम लीग जो है वो थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड हुई थी। ठीक है, सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय जी ने आइडिया दिया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ही वाज द पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार बोला कि जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, जो कि हमारे भारत का संविधान बनाएगी। इस आइडिया को 1940 के अगस्त ऑफर में जो है एक्सेप्ट किया गया। 1938 में 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, और उसका इलेक्शन जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी होना चाहिए। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पे आप एक पेन पेपर लेके जो है नोट्स बनाने बैठ जाइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, नवंबर 1946 में जो है, अकॉर्डिंग टू द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान, जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन ऐसा था। टोटल 389 सीट्स, ये आपको याद होने चाहिए, एकदम आपके जुबान पे ये चीज होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितने सीट्स थे? 389 सीट्स थे, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड थे, 296 सीट्स एंड 93 सीट्स। 389 सीट्स वे डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 296 सीट्स एंड 93 सीट्स। जो 296 सीट्स थी वो प्रोविंसेस की थी, और जो 93 सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट्स की थी।
अब ये जो 296 सीट्स थी वो दो पार्ट में डिवाइडेड थी, जिसमें कि आपके 292 मेंबर्स जो थे वो 11 गवर्नर प्रोविंसेस से थे और जो 4 मेंबर्स थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। इसका मतलब ये है कि 11 जो प्रोविंसेस थे उनके जो हेड थे वो गवर्नर थे। तो गवर्नर जो थे मतलब 11 प्रोविंसेस वैसे थे और कुछ प्रोविंसेस ऐसे थे जिसके जो चीफ कमिश्नर थे वो जो थे वो हेड थे, तो वहां के टोटल 4 मेंबर थे। नाउ ये बोला गया था कि सीट्स जो होंगी इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन होंगी, मतलब 1 मिलियन पॉपुलेशन के लिए एक सीट होगी, ये बात की गई थी। तो प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट समझ लीजिए कि किसी प्रोविंस में 2 मिलियन पॉपुलेशन है तो वहां की कितनी सीट होगी, 2 सीट होगी। किसी प्रिंसली स्टेट की अगर पॉपुलेशन 6 मिलियन है फॉर एग्जाम्पल तो उनके 6 सीट्स होंगी वैसे। ओके, नाउ ये जो ब्रिटिश प्रोविंसेस जो है मतलब ये जो 296 सीट्स हैं वो 3 कम्युनिटीज में डिवाइड होंगी, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। जनरल में वो लोग आते थे जो मुस्लिम और सिख नहीं है। तो एक बार मेरे साथ ये दोहराइए, 389 सीट्स, 296 एंड 93 सीट्स। 296 सीट्स जो है वो प्रोविंसेस की हैं, 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स की हैं। 296 सीट्स जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 292 सीट्स एंड 4 सीट्स। जो 292 सीट मेंबर्स जो है वो फ्रॉम 11 गवर्नर प्रोविंसेस से होंगे और बाकी के जो है वो चीफ गवर्नर प्रोविंसेस से होंगे। ठीक है, नाउ मोड ऑफ इलेक्शन, 389 सीट्स का इलेक्शन कैसे होगा? इलेक्शन का मेथड होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। Representation of each community were to be elected by the member of that community in the provincial legislative assembly। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन होगा वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। इसमें जैसे कि मान लो कोई प्रोविंस है तो वहां का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां का लॉ मेकिंग बॉडी है, वहां के जो मेंबर्स होंगे वो अपनी कम्युनिटी के मेंबर को जो है रिप्रेजेंट मतलब कि रिप्रेजेंट इलेक्ट करेंगे फॉर द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, और ये जो आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो जो प्रोविंसेस से जो मेंबर चुने जाएंगे वो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर होंगे उनको नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज इलेक्टेड बॉडी प्लस नॉमिनेटेड बॉडी। अगर आप लोग जैसे पहली बार ये चीज पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को ये चीज बहुत कंफ्यूज कर सकती है। तो देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है वो एक तरीके का वोटिंग मेथड होता है जो कि अभी राज्यसभा में जो है वो अपनाया जाता है। वो जो आपका प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में जो है ये वाले मोड ऑफ इलेक्शन को अपनाया जाता है। इसमें ये बोला गया है कि जैसे प्रोविंस के 296 मेंबर्स हैं और आपका प्रोविंशली स्टेट्स के बाकी के मेंबर्स हैं, तो जो ये देखिए, ये जो आपके 296 मेंबर्स हैं उनको जो है प्रोविंस की जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 11 प्रोविंसेस हैं, उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां के मेंबर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनेगा। और ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहां के जो हेड हैं, प्रिंसली स्टेट के जो हेड हैं वो अपने किसी मेंबर को नॉमिनेट करेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट होगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो 389 सीट्स हैं उसमें के जो 296 सीट्स होंगे उस पे इलेक्टेड मेंबर्स होंगे और ये जो 93 सीट्स होंगे उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ इलेक्टेड बॉडी प्लस नॉमिनेटेड बॉडी। ठीक है, अब जब इलेक्शंस हुए तो उसका रिजल्ट क्या आया? इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट मिले, मतलब डोमिनेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिले। जो स्मॉल ग्रुप्स थे और इंडिपेंडेंट लोग थे उनको 15 सीट मिली। ठीक है, और जो 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट की थी ना वो खाली रही क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल नहीं होना है। तो अगर हम लोग देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन सी कम्युनिटी थी? हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन, ये सारे जो कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थे। एक बार मेरे साथ बोलेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, SC, ST एंड वुमेन। मतलब देयर वाज अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल कम्युनिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
नाउ उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उस टाइम के जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे, दे वेयर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सिर्फ महात्मा गांधी जी को छोड़ के। महात्मा गांधी वॉज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये आपको याद रखना है। और शुरुआती लेवल पे 93 सीट्स जो प्रिंसली स्टेट्स की थी वो खाली थी, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं बनना है। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था, इन सब के टाइम में उसके बाद वो लोग जुड़ गए थे। अब जो पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो जो आपके स्टेट के पीएससी है उसमें पूछ लेता है। तो पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने पहला मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया था, इसीलिए पहली मीटिंग वाज अटेंडेड बाय ओनली 211 मेंबर्स। टेम्पररी प्रेसिडेंट जो देखिए, उस टाइम पे फ्रेंच प्रैक्टिस को अपनाया गया और बोला गया कि जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर है उनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाएंगे। तो इसीलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज द ओल्डेस्ट मेंबर एंड हेंस ही वाज इलेक्टेड एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, मिस्टर एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। तो ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वाइस प्रेसिडेंट 2 थे, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। नाउ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये इस लेसन का सबसे लास्ट पार्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है ना, वो जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को असेंबली में जो है मूव किया था। ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, इसमें कुछ ऐसी बातें की गई थी जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी और फंडामेंटल को दर्शा रही थी। मतलब मोटा मोटा ये बताया गया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा और हकीकत में हमारा संविधान क्या है, उसमें क्या चीजें होंगी, वो किसके लिए है, वो क्यों है, ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बताई गई। बाद में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसको हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का एक मोटा मोटी एक मॉडिफिकेशन पार्ट है। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया वाला जो पार्ट है, प्रियम्बल का पार्ट है, जिसको मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, वो जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही एक मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें ये है, This Constituent Assembly declares its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent sovereign republic and to draw for her a constitution। ये Constituent Assembly अपना ये बहुत ही दृढ़ निश्चय आप सबके सामने रखती है, डिक्लेयर करती है कि हम इंडिया को एक आजाद देश मानते हैं और हमारा देश अपने लिए एक संविधान बनाएगा। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना फंक्शन जो है बहुत क्लियर कर दिया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कि हम अपने देश को एक आजाद देश मानते हैं और हम अपने देश के लिए एक संविधान बनाएंगे। कोई भी टेरिटरी या स्टेट, चाहे वो इंडिया के अंदर है, इंडिया के बाहर है, इंडिया का पार्ट अभी है या नहीं है, मतलब उस समय 1946 में वो जो है इंडिया का पार्ट बन सकता है। और एक आजाद भारत जो है वो सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का यूनियन होगा जो कि हमारे देश में शामिल होना चाहते हैं। जितने भी टेरिटरीज होंगे या स्टेट्स होंगे उनको जो पावर्स मिलेंगे और वो अपने एरिया को संविधान के कानून के हिसाब से चलाएंगे। मतलब सीधा सीधी हम लोगों को बता रहे हैं या हम अपना ये बता रहे हैं कि संविधान का क्या काम होगा और संविधान जो है उसके हिसाब से स्टेट्स को और टेरिटरीज को काम करना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी पावर्स और अथॉरिटी होगी इंडिया की, उसके जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके जो सरकारी विभाग हैं, वो सारे अपने पावर जो है वो यहाँ के लोगों से डिराइव करती है। मतलब हमारा जो संविधान है, हमारी जो सरकार है, उसकी पावर जो है, उनकी जो ताकत है, वो सब उनको हमारे देश की लोगों से मिलती है। ठीक है, उसके बाद आता है ये देखिए, ये सब प्रियम्बल का पार्ट है। ये बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें होंगी। जस्टिस की बात की गई, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, मतलब कि जो आपको
सबको एक तरीके का आपको न्याय जरूर मिलेगा, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, चाहे वो आपका आर्थिक न्याय हो, चाहे वो आपका सरकारी न्याय हो, वो सारे लोगों को मिलेगा। ये जो है हमारा प्रियम्बल का पार्ट है। समानता होगी, लोगों को जो भी अपॉर्चुनिटी, मतलब लोगों को जो भी मौके मिलेंगे, लोगों की जो भी स्टेटस होगा, उनको जो है उसमें इक्वालिटी या समानता मिलेगी। लोगों को ये आजादी होगी कि वो जो चीजें वो सोच रहे हैं उसको वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना विश्वास रखना, मतलब लोगों के सब तरीकों जितने भी लोग होते हैं दुनिया में, सबके अपने एक सोचने का तरीका होता है, सबका अपना खुद का एक विश्वास होता है। वो किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं जिनको वो करना चाहते हैं, वो एसोसिएशन बना सकते हैं, वो कोई भी काम कर सकते हैं, सिर्फ लॉ मतलब कानून और पब्लिक मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए। ये सारे जो अधिकार हैं वो लोगों को मिलेंगे। और ये जो है हमारा प्रियम्बल का भी पार्ट है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन, subject to law and public morality, shall be guaranteed to the people। नाउ उसके बाद जो माइनॉरिटीज होंगे, बैकवर्ड क्लासेस होंगे, अदर बैकवर्ड क्लासेस होंगे, ट्राइबल एरिया होगा, डिप्रेस्ड कम्युनिटीज होंगी, उन सबको जो है सेफ गार्ड मिलेगा। ये हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बोला गया था। उसके बाद हमारी कंट्री जो है उसका जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन किया जाएगा। यहाँ की जो जल, थल और वायु, उस पर जो हमारे देश का अधिकार है उसको जो है वो हम उसकी रक्षा करेंगे। शेल बी मेंटेन्ड द इंटीग्रिटी ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड इट्स सॉवरेन राइट ऑन लैंड, सी एंड एयर अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड जस्टिस ऑफ अ सिविलाइज्ड नेशन। मतलब एक देश के कानून के हिसाब से जल, थल और वायु में हमारी देश का जितना भी अधिकार है हम उसकी रक्षा करेंगे। उसके बाद द एंशियंट लैंड, दिस एंशियंट लैंड का मतलब होता है, इसमें बात की गई है हमारे भारतवर्ष की। हमारा जो भारतवर्ष है वो एक इस दुनिया में अपना एक ऐसी जगह रखता है जिसकी बहुत ही इज्जत है, और हम इस पूरे विश्व को आगे ले जाने में, हमारे पूरे विश्व शांति में और एक ये जो मानव जाति होती है उसके विकास की ओर हम अपने देश में पूरे तरीके से काम करेंगे, एक अच्छे ऑनर्ड देश की तरह। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बोली गई। ठीक है, 22 जनवरी 1946 को 1947 को ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसे अडॉप्ट किया गया, और उसने कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेपिंग है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीजें हैं उसको जो है बहुत तरीके से इसने जो है इफेक्ट किया है। ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसका मॉडिफाइड वर्जन जो है इट फॉर्म्स द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले तो टाइमलाइन ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसका जो कंपोजिशन है 389 मेंबर्स वो पढ़ा। उसके बाद 296 एंड 93, 296 मेंबर्स जो है वो प्रोविंसेस के होंगे, 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट्स के होंगे। प्रोविंसेस के मेंबर्स जो होंगे वो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, और आपका जो प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स होंगे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। ठीक है, मुस्लिम लीग ने पहला मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उसको अटेंड नहीं किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जिसके ये सारे पॉइंट्स थे। इसके बाद मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक और पार्ट है जिसको मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। आप लोग इस लेसन को जरूर पढ़िएगा। ये जो है स्टार्टिंग चैप्टर्स हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन के, पॉलिटी के, जो कि आप लोगों को बेसिक्स पता होने चाहिए, तभी आप लोगों को आगे पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं मिलूंगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड। अगर आप लोगों को मेरे लेसन्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए, मैं आप लोगों के डाउट्स को जरूर क्लियर करूंगी। आगे जाके हम इसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, करंट अफेयर्स, इन सारी चीजों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। अब मैं कल मिलूंगी आप लोगों से। शुक्रिया।